हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हिटलर का उदय। ठीक है, कल हमने रेडिकलवाद वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ से हमने ये सब टॉपिक मंदी के साल और किस तरीके से जर्मनी में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, ये हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि जो ये रेडिकलवाद और ये आर्थिक संकट ये किस तरीके से जर्मनी में इसका भयानक रूप होता है। जो आर्थिक संकट है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर वहाँ पे देखा गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिटलर का उदय होता है। यानी कि हिटलर जो है वो अपनी शक्ति के चरम उस पे पहुँचता है। ठीक है, यानी कि अपनी शक्ति को किस तरीके से वो दुरुपयोग करने लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हिटलर का उदय देखते हैं कि किस तरीके से होता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रही इस संकट ने हिटलर, यानी कि जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुँचने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, और 1889 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में जन्मे। तो हिटलर का जन्म कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रिया में होता है 1889 में। ठीक है, हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हिटलर का जीवन परिचय देख रहे हैं। ठीक है, रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। यानी कि जब कोई भी उसे रोज़गार नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें एज ए फ़ौजी के लिए वो अपना नामांकन करवा देता है। ठीक है, भर्ती के बाद क्या होता है कि उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। यानी कि वो संदेशवाहक का काम करता है, कारपोरल बनता है और फिर बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल कर लिए। यानी कि ये सब उसकी जो है धीरे धीरे क्या है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है। ठीक है, जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, जो जर्मनी की सेना थी उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वर्साई की संधि कुछ इस तरीके से अपमानजनित संधि थी, तो जिससे क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया होती है ना, ऑस्ट्रिया के जो ये हिटलर होते हैं इनको बहुत ही गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। और 1919 में क्या होता है कि 1919 में जर्मन वर्कर्स नामक जो एक छोटे से समूह होता है, ग्रुप होता है, 1919 में छोटे से समूह की सदस्यता इसने ले ली। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी जो 1919 में क्या किया कि इसने उसमें सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे यानी कि अपनी शक्ति का वो विस्तार करने लगा और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। ठीक है, अब इस पार्टी का नाम क्या कर दिया गया? जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिस पर नियंत्रण किसका होने लगा? हिटलर का। इसी पार्टी को बाद में किस नाम से जाना गया? तो नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया और उसी से जो नाज़ीवाद एक विचारधारा है उसका जन्म होता है हिटलर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम जो है नेशनल सोशलिस्ट रखा गया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदल के क्या रखा गया? नाज़ी पार्टी के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, 1923 में ही क्या होता है कि 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। तो ये बवेरिया पे कब्जा करना चाहता था और बर्लिन पर भी ये आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो और इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, तो इन सब में उसको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया।
यानी कि इन सब प्रक्रियाओं के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है और नाज़ी राजनीतिक खेमा, जो नाज़ी पार्टी होती है, वो जो खेमा होता है 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। यानी कि कुछ ख़ास तरीके से वो जो जनता थी वो नाज़ी पार्टी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाती है बड़े पैमाने पर, जिससे कि उसकी सत्ता जो है आ सके केंद्र में। लेकिन महामंदी के दौरान क्या होता है कि महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे वहाँ के जर्मनी के, और काम धंधे बंद होते जा रहे थे। तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी और राजनीतिक स्थिति, यही मतलब मेन कारण होते हैं जो हिटलर को अपनी सत्ता में आने के लिए इसको सहयोग करते हैं। ठीक है, मज़दूर बेरोज़गार हो रहे थे, तो जो मज़दूर बेरोज़गार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था, तो यही लोग क्या होते हैं, ये लोग नाज़ी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो नाज़ीवाद का एक जन आंदोलन होता है उसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, तो लोग इसलिए भी शामिल हो रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इसमें हमारे भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। और 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखहास्ट, यानी कि जर्मन संसद का नाम था राइखहास्ट, तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखहास्ट जो होती है वहाँ की, उसने क्या किया, उसने जो है राइखहास्ट लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। किसको 2.6% वोट मिले थे? नाज़ी पार्टी को। ठीक है, फिर 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। तो 1932 तक ये बहुत ही बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसको जहाँ पर 2.6% वोट वहाँ पे मिले थे, वहीं पर अब 1932 में 37% वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी कि वो अच्छा बोलता था, स्पीकर अच्छा था, और एक नेता जो होता है, लीडर जो होता है, उसकी ये एक मेन क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा बोलने वाला भी होना चाहिए, तभी लोगों पे उसका अच्छा प्रभाव बन पाता है। ठीक है, तो उसका जोश और उसके शब्द जो थे वो लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। यानी कि उसकी जो भाषण शैली थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो वो प्रभावशाली थी, और उससे क्या करता था कि बहुत सारे वादे किए इसने कहा कि हम जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे और वर्साई की संधि में जो नाइंसाफ़ी हुई है जर्मनी के साथ में उसका हम बदला भी लेंगे और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का इसने आश्वासन दिया। उसका वादा यह भी था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। इस तरीके के वो जो है वादे कर रहा था। उसने आश्वासन यह भी दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इस तरीके की बातें वो अपने भाषण में लगातार बोल रहा था। इससे जो वहाँ की जनता होती है तो काफ़ी प्रभावित हो जाती है हिटलर से, और हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। यानी कि लोगों को जो जनमानस था उसको आकर्षित करने के लिए क्या किया, जो नाज़ी पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उसके वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे और जनसभाएं आयोजित करते थे। और स्वास्तिक जो था, स्वास्तिक जो छपा था, इसके लाल जो वहाँ का हिटलर का जो एक मतलब जर्मनी का एक चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज था कह सकते हैं, तो उस पर एक लाल झंडा था और उस पर स्वास्तिक
स्वास्तिक बना हुआ था, ठीक है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, यहीं से हिटलर जो है सत्ता में बहुत ही मजबूती से आता है और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। यानी कि जो जर्मनी की वहाँ सिचुएशन थी, किस तरीके से वहाँ पे आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी, लोगों को उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो भी नहीं चल पा रही थी, बेरोज़गार थे लोग और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। और इस समय पर यहाँ पे हिटलर आता है और इस तरीके से वो बोलता है अपने भाषण में, जर्मनी के वेलफेयर की बात करता है, वहाँ के लोगों के लिए उनको रोज़गार और जो युवा वर्ग होते हैं उनको सुरक्षित भविष्य देने के लिए वो इस तरीके से बातें करता है। तो जो वहाँ के लोग थे, जिनकी पहले से ही जो निराश लोग थे, जिनकी प्रतिष्ठा और गर्व सब कुछ चकनाचूर हो चुका था, तो वो लोग क्या थे, बेहद इसको अपना ये मतलब बेहद आकर्षक था हिटलर को वो लोग अपना आइडल समझने लगते हैं, ठीक है। और एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, यानी कि जो जर्मनी एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, वहाँ पे हिटलर जैसे लोगों का आ जाना लोगों के बीच एक आशा की किरण जो है दिखाई देने लगती है। लोग बहुत ही ज़्यादा हिटलर को पसंद करने लगते हैं। फिर यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि हिटलर के आने के बाद जब बहुत ज़्यादा उसको जन समर्थन मिलने लगता है, तो हम यहाँ पे दूसरा हमारी जो सब टॉपिक है या सब हेडिंग है, लोकतंत्र का ध्वंस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र का ध्वंस किस तरीके से हुआ। जब हिटलर सत्ता में अपनी आता है तो वो फिर अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, जब उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है जर्मनी में, तो अपनी हिसाब से वो तानाशाह बनने लगता है, ठीक है। तो यहीं पर लोकतंत्र का ध्वंस होने लगता है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, जो राष्ट्रपति वहाँ के थे हिंडनबर्ग, ने क्या किया कि हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जर्मनी के, हिंडनबर्ग, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हिटलर को चांसलर बनने के लिए उसको इनवाइट किया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था और इस शक्तिशाली पद पर किसको बिठाने जा रहे थे राष्ट्रपति वहाँ के, हिटलर को। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही वो सत्ता में आता है तो लोकतांत्रिक शासन जो होता है उसकी संरचना, उस संस्थानों को भंग करने लगता है। और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। फरवरी माह में क्या होता है कि जो जर्मनी संसद राइक्सटाग होती है उसमें रहस्यमयी तरीके से आग लग जाती है और इस तरीके से उसका रास्ता और साफ हो जाता है कि जो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब आज़ादी जो थी वो नागरिकों के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और वाइमर संविधान में क्या था कि और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो राजनीतिक इसे चल रही थी, बट जब ये हिटलर आता है तो ये सारी चीज़ें उलट पुलट कर देता है। और इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु जो होते हैं उसके, हिटलर के कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। बहुत ही बुरी तरीके से उनको
मारा गया और लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि क्या किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। ठीक है, तो ये सिर्फ कम्युनिस्ट लोग ही ऐसे नहीं थे जिनको हिटलर ने अपना निशाना बनाया था, बल्कि 52 प्रकार के ऐसे लोग थे, 52 किस्म के ऐसे लोग थे जिनको जिसका दमन करने के लिए इसने अपना निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को क्या होता है? 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनेबलिंग एक्ट पारित किया जाता है। तो इनेबलिंग एक्ट कब पारित किया जाता है? 3 मार्च 1933 को। ठीक है, और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार ये अधिनियम था, जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी जाती है और इस कानून ने हिटलर को संसद में हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, सिर्फ नाज़ी पार्टी, क्योंकि नाज़ी पार्टी तो हिटलर की पार्टी थी, तो उसकी पार्टी को और उससे जुड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी जाती है और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस तरीके से ये लोगों के अधिकारों का दमन करना शुरू कर देता है। पूरे समाज में को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स ऐसे के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, गेस्तापो किसको कहते हैं? तो गेस्तापो कहते हैं गुप्तचर राज्य पुलिस को, SS अपराध नियंत्रण पुलिस को एंड सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ठीक है, तो ये गेस्तापो जो था गुप्तचर राज्य पुलिस थी और इसमें जो है किसी को भी बंद कर दिया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस तरीके से ये इसकी तानाशाही यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में। और यहाँ पे एक वर्ड दिया था कॉन्सन्ट्रेशन कैंप, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्सन्ट्रेशन जो कैंप था वो क्या था? ये एक ऐसे स्थान थे जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद कर लिया जाता था और वहीं पर रखा जाता था। ये कॉन्सन्ट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कंटीले कारों से घिरे होते थे। ठीक है, तो इतने खतरनाक ये कॉन्सन्ट्रेशन कैंप होते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।